आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सत्तारूढ़ बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भाजपा पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला है। केसीआर ने कहा कि धार्मिक जातिगत कट्टरता और समाज में विभाजन को बढ़ावा देने से भारत में अफगानिस्तान के तालिबान जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। केसीआर ने कहा कि अगर धार्मिक और जातिवादी कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है तो लोगों को विभाजित किया जाता है, ऐसी नीतियों का पालन किया जाता है तो ये नर्क जैसा हो जाएगा। ये अफगानिस्तान की तरह तालिबान जैसा मामला बन जाएगा और एक भयानक स्थिति को जन्म देगा। इस घृणा के कारण ऐसे हालात पैदा होंगे जिसमें देश की जीवन रेखा ही जल जाएगी। इसीलिए खासकर युवाओं को सतर्क रहना चाहिए। महबूबाबाद और कोठागुडे में एक एकीकृत जिला समाहरणालय का उद्घाटन करने के बाद जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश और राज्य तभी प्रगति कर सकते हैं जब केंद्र में प्रगतिशील सोच वाली और निष्पक्ष सरकार होगी। राहुल गांधी ने हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला और उन्हें अपनी छवि की परवाह नहीं है। इस बात पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि अगर राहुल मर गया है तो ये यात्रा में जो घूम रहा है वो क्या जिन्न है। ओवैसी ने राहुल की सर्दी में टी शर्ट पहनने वाले मामले को भी उठाया। उन्होंने कहा कि वो 50 साल के हो चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें सर्दी नहीं लगती, जबकि राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस दौरान हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे हैं। ओवैसी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताती है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने लगातार 2 दिनों तक आगामी राज्य विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बैठकें की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के अनुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठकें की। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति, कार्यकारी समिति, जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों, राज्य महासचिवों और संबद्ध संघों के नेताओं से चर्चा की गई। एक कुशल पार्टी सदस्य के रूप में ठाकरे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बॉम्बे धमाकों के बाद सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनकी कार्य प्रणाली को याद किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के नेता शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना अलग राज्य आंदोलन को शरद यादव के समर्थन को याद किया। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। नायडू ने ट्वीट किया कि शरद यादव जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण की समाजवाद की धारा से उभरने वाली प्रमुख शख्सियतों में से एक उल्लेखनीय नेता थे। हमेशा विनम्र और हमेशा जमीन से जुड़े रहे। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंडी संजय ने इस संक्रांति के मौसम में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने की हैदराबाद पुलिस की घोषणा पर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक ट्वीट में पूछा कि शांति भंग को रोकने के लिए पतंग उड़ाने को विनियमित करने की आवश्यकता है। तेलंगाना संस्कार का संस्करण क्या, रंगोली के आकार, स्थान और रंगों पर कोई प्रतिबंध है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैदराबाद पुलिस ने शहर के सभी मार्गों के साथ साथ पूजा स्थलों में और आसपास पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद द्वारा जारी किए गए और 14 जनवरी को सुबह 6 बजे से 16 जनवरी सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे। ध्वनि प्रदूषण नियम 8 के अनुसार पुलिस ने संबंधित पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकरों, डीजे के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 5 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,445 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 4 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 8,37,281 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.51% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर स्थिर है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 53 है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री वसुराज बोम्मई ने गुरुवार को विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर राज्य में सत्ता में वापसी के लिए झूठे वादों का सहारा लेने का आरोप लगाया।
मुंबई केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने पर हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के चुनावी वादे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। दरअसल कर्नाटका में इस साल मई महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुंबई ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता का बयान उनकी हताशा को दर्शाता है और इससे ये एहसास हुआ कि शिव कुमार की इसे लागू करने की मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करके चुनाव जीतना चाहती है। इस साल की पहली छमाही में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एनसीपी सांसद ने हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद केरला हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल पीपी को कांग्रेस नेता पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सली पर जानलेवा हमला करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद सांसद ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। मोहम्मद सली की हत्या करने के प्रयास में कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। साल 2009 के इस मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को जुर्माने समेत जेल की सजा सुनाई गई है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट किए गए सांसदों और विधायकों को दोष सिद्ध होने पर तुरंत अपील करने के लिए 3 महीने दिए बिना सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद फैजल की सांसदी जाना तय है। केरल के एर्नाकुलम से हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक को अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पत्नी की हत्या करके लाश को घर में ही दफना दिया था। पुलिस ने आरोपी का नाम संजीव बताया है। नजरअक्कल पुलिस ने आरोपी संजीव को एर्नाकुलम स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संजीव की पत्नी राम्या अगस्त 2021 में लापता हो गई थी। आरोपी संजीव ने फरवरी 2022 में पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से मामले की जाँच कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फिल्मी अंदाज में अपनी पत्नी की हत्या की थी और अफवाह फैला दी थी कि वो गायब हो गई। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने खुद ही पुलिस में अपनी पत्नी के लापता होने की एफआईआर दर्ज करा रखी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने भी अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।